हेलो गाइस। तो अब हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो 1830 से लेके 1848 तक हुआ था। द बोर्बन डायनेस्टी हु हैड बीन रीस्टोर्ड टू द पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिज्म रिएक्शन आफ्टर 1815। 1815 में नेपोलियन डिफीट हुआ था, तो उसके बाद कुछ बोर्बन डायनेस्टी बन गई थी वहाँ पे। अब मेटरनिक ने एक बार बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब ये है, जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो यूरोप में भी लोगों ने बोला कि हमें भी रेवोल्यूशन चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए। अब जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रीस का रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीन में देखेंगे, वो आप एग्ज़ाम्स में लिख के आ सकते हो जब वो आपसे ग्रीस के इंडिपेंडेंस के बारे में पूछें। पहला पॉइंट ये है, ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीट ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की, तो ग्रीस टर्की का पार्ट था 15th सेंचुरी तक। ठीक है ना, ये है फर्स्ट पॉइंट। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्कल्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बेगन इन 1821। तो इसके बाद जो ग्रीस के लोग हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस मांगनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और उन्होंने इंडिपेंडेंस मांगना 1821 से स्टार्ट कर दिया था। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर गिरीस लिविंग इन द एग्जाइल्स। ग्रीस के लोगों को उन लोगों का सपोर्ट मिला जो एग्जाइल में, मतलब जेल में रह रहे थे ग्रीस, उनको भी उन लोगों का सपोर्ट मिला, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू द फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। अब इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, उन्होंने फ़ंड्स कलेक्ट किए थे, उसके बाद वो वॉर में गए थे जहाँ पर उनको हाई फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। और तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1832 में, और इस ट्रीटी में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग रोमांटिसिज्म का मतलब समझेंगे। अ कल्चरल मूवमेंट विच साउथ टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की बात की गई है, मतलब लोग जो अपनी फीलिंग्स या उनके अंदर जो सेंटिमेंट्स है अपने नेशन को लेके वो शो करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके बुक में, नेक्स्ट पेज में जस्ट इसकी एक पिक्चर बनी होगी। ठीक है, तो उसमें लोग अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जॉन गॉडीफायर जो थे उन्होंने क्लेम किया था कि अगर हम जो जर्मन कल्चर है, जो ट्रू जर्मन कल्चर है, उसे कॉमन पीपल तक पहुंचाना है। ठीक है, और वो जो जर्मन कल्चर है वो लोगों तक हम फ्लोक डांसेस से या फ्लोक सॉन्ग से या पोइट्री से या पेंटिंग से उन तक वो अपने आइडियाज़ को पहुंचा सकते हैं या उन्हें जर्मन कल्चर के बारे में और चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉन गॉडीफायर्ड का आइडिया था। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है कार्लोन कोर्स्पिनकिन का। उसमें बता रखा है कि उन्होंने अपना नेशनल स्ट्रगल सेलिब्रेट किया था म्यूज़िक से, ऑपरेसा से, फ्लोक डांस किया था। ठीक है, और ये सब पोलैंड में हुआ था। तो यहाँ पे नेशनल सेंटिमेंट बताया जा रहा है कि लोग अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते थे, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अब लैंग्वेज का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बनाने में। ठीक है, अब रशियन के ऑक्यूपेशन के बाद जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो स्कूल से निकाल दी गई और वहाँ पे रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया कि अब सब रशियन लैंग्वेज में बोलेंगे और पढ़ेंगे। अब इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई थी। जो भी कलर्जीज मेंबर्स थे और पोलैंड के मेंबर्स थे, उन्होंने लैंग्वेज को ही एज अ वेपन की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको लोग बोल तो रहे थे, बट वो सिर्फ चर्च में जब रिलीजियस पूजा होने या जब चर्च में गैदरिंग होगी लोगों की, तभी उसमें पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते थे। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब इसमें क्या था, 1813 में जो इकनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी सारी कंट्रीज़ की। ठीक है, जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी वहाँ पे जॉब चाहिए थी लोगों को, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी। जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज़ से वो अर्बन एरियाज़ में आ रही थी और उन लोगों ने क्राउडेड स्लम्स में रहना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको जॉब चाहिए थी जिससे वो सरवाइव कर सके। ठीक है ना, अब कंपटीशन होने लग गया। जो
इम्पोर्ट था वो चीप मशीन्स का होता था इंग्लैंड से। अब क्या है, जो फूड का प्राइस था वो बढ़ने लग गया और जो हार्वेस्ट थी वो ख़राब होने लग गई, जिससे ज़्यादा पॉवर्टी आने लग गई कंट्री में। अब 1848 एक ऐसा ईयर था जिसमें खाने की शॉर्टेज होने लग गई और अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे फैल चुका था। जो भी पेरिस के लोग थे वो काम करने के लिए रोड पे घूमने लग गए कि आप हमें काम दे दो, हम वो काम करने को तैयार हैं, उसके बदले आप हमें पैसे या वेजेस प्रोवाइड करना। इन सब चीज़ों की वजह से जो लुइस फिलिपिन था उसको अपनी राजगद्दी से एग्ज़िट करना पड़ा। अब उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिसमें जो भी 21 ईयर्स के मेल्स हैं उनको राइट टू वर्क प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें उनको गारंटी दी जाएगी कि आप ये काम करेंगे और इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है 1848 द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, जो यूरोपियंस कंट्रीज़ थी 1848 में, उनमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उनको अंडरवे कर दिया गया था। अब 1848 में फ्रांस से मोनार्की हटा दी गई थी और जो मेल्स थे उनके लिए यूनिवर्सल सफ्रेज बनाया गया और उसको प्रोक्लेम्ड किया गया। रूल हट चुका था किंग का। अब जो मिडिल क्लासेस के प्रोफेशंस थे, जो बिजनेसमैन थे और जो आर्टिशियंस थे, वो सारे लोग सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में गए। सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एक जगह है जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। एक तरीके से वो एक पार्लियामेंट है फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ पे जर्मन असेंबली के लिए वोट किया गया। ठीक है, अब 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में गए। उन लोगों ने एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको ड्राफ्ट करा, जिसमें मोनार्की का रूल पार्लियामेंट में सब्जेक्ट कर दिया गया था। मतलब अब गवर्नमेंट चलेगी। अब क्या हुआ, जो वहाँ की वुमेन्स थी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। न्यूज़पेपर्स में उनकी फ़ोटो आने लगी और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। बट वुमेन्स को राइट नहीं था कि वो वोट कर सके। ठीक है, अब जो एसटी पॉल चर्च था वहाँ पे वुमेन्स को भी बुलाया गया था, बट वुमेन्स सिर्फ विजिटर गैलरीज़ में खड़े होकर डिसीजन को सुन रही थी और देख रही थी। वो अपने व्यूज़ को नहीं वहाँ पे प्रेजेंट कर सकती थी। ठीक है ना।